हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम पढ़ रहे थे कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या हिंदी में हम लिखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम पढ़ चुके थे 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। इसके बाद क्या हमारी कहानी शुरू करेंगे, लिखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 या 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इसे भेजने का उद्देश्य क्या था? इसे भेजने का उद्देश्य था 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग अधिनियम भेजा गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया था, उसी में कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ संशोधन करके भेजा क्या गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम। ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में जो भी कमियां लगी, उन्हीं कमियों को दूर कर भेजा क्या गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट या संशोधनात्मक अधिनियम। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, कुछ महत्वपूर्ण प्रोविंसेस किए गए, जिसमें कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहला लिखेंगे एज पर दिस एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा got the power to make the laws for Odisha, Bihar and Bengal. Got the power to make the laws for बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। हिंदी में लिखेंगे कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार दिया। कहने का मतलब, अब हम इसका मतलब समझ लेते हैं। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पहले कलकत्ता में ही कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया था, लेकिन अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत या संशोधनात्मक अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब जो कलकत्ता की सरकार है, कैलकाटा गवर्नमेंट है, इसके पास 2 सोर्सेज थे या 2 स्रोत थे कानून बनाने के या लॉ बनाने के, जिसमें कि सबसे पहला आता था रेगुलेटिंग एक्ट। और इस अधिनियम के तहत ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी में इस अधिनियम के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रोविंसेस के लिए कानून बना सकते थे। और दूसरा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत पूरे के पूरे बंगाल, पूरे के पूरे बिहार और पूरे के पूरे उड़ीसा पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किसे? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को। और अब जरूरत से ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई किसे?
गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास, और जब जरूरत से ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई, इसी के तहत अगला पॉइंट लिखेंगे, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल गोट फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल गोट फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अब ये इसका मतलब क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। तब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कानून बनाया करती थी, वो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ही उसे अपनी अंतिम स्वीकृति या अपना मान्यता प्राप्त करती थी, उसी के बाद वो कानून लागू होता था। कहने का मतलब, पहले गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही वो लागू होगा। कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। लेकिन इस संशोधन के तहत गवर्नर जनरल की पावर्स को और बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब, लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर को कुछ बढ़ा दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत, और बची कुची कसर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बढ़ा दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि लॉर्ड गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्फे के साथ मित्रता कर ली, और जब मित्रता कर ली तो कुछ तो फायदा उठाएगा ही लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कुशासन के आरोप लगाकर या झूठे आरोप लगाकर जनता को परेशान करता और गिरफ्तार करवाकर कहाँ भिजवा दिया करता? सुप्रीम कोर्ट। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस कह दिया करता लॉर्ड एलिजा एम्फे से, वही मान लिया करती कौन? लॉर्ड एलिजा एम्फे। कहने का मतलब, चौकीदारी चोर है। लॉर्ड एलिजा एम्फे लॉर्ड कॉर्नवालिस के कहने पर काम किया करता था, लेकिन 3 व्यक्ति, नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम, नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर कुशासन के आरोप लगाए या झूठे आरोप लगाए और कहा कि आप अपने अधिकारों का, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे ही ये बात लॉर्ड कॉर्नवालिस को पता लगी, लॉर्ड कॉर्नवालिस झल्लाया। उसने नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम को गिरफ्तार करवाकर सुप्रीम कोर्ट भिजवा देगा, और बेचारे नंद कुमार को लॉर्ड एलिजा एम्फे से कहकर बिना मतलब ही फांसी की सज़ा दिलवा दी। और जैसे ये बात पहुंची कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा अपना ही सिक्का खोटा है, ये जो बंगाल का गवर्नर है ये अपनी पावर्स का, अपनी शक्तियों का कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्यों ना अब इसकी शक्तियों पर कुछ अंकुश लगाया जाए, कुछ कटौती की जाए। इसी के तहत एक एक्ट पारित करके भेजा गया, जिसे हम जानते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था पिट्स इंडिया एक्ट के भेजने का? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर शक्तियों को निरंकुश करना या अंकुश लगाना या उस पर कंट्रोल स्थापित करना। इसमें हम सबसे पहला काम लिखेंगे, एज पर दिस एक्ट the trade and administration of East India Company was separated. The trade and administration from separated of East India Company। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एवं प्रशासन को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत व्यापार एवं प्रशासन को अलग कर दिया गया। कहने का मतलब, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी चला रही थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी चला रही थी, लेकिन 1784 के अधिनियम के तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एवं प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया। और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो तो बना रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास या निदेशक मंडल के पास। और कंपनी के प्रशासन या राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में स्थापना की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या नियंत्रक मंडल की। अब इसका कार्य क्या होता है वो समझ लेते हैं। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी कानून बनाएगी या जो भी विधि का निर्माण करेगी उससे पहले परमिशन लेनी होगी या मान्यता लेनी होगी किससे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल से। और अगर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई भी कानून लागू कर देती है तो उसे रद्द करने का भी अधिकार किसे है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास या नियंत्रक मंडल के पास। इसी के तहत अगला पॉइंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ काउंसिल of the governor general was reduced from 4 to 3। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद से सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, द कोर्ट वाज एस्टैब्लिशमेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। द कोर्ट वाज एस्टैब्लिशमेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। which was responsible for the cases of employees of East India Company। which was responsible for the cases of employees of East India Company। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के मामलों के लिए उत्तरदायी होगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के मामलों के लिए उत्तरदायी होगी। अगला पॉइंट लिखेंगे, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी was also separated कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि हम भारतीय संविधान एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में हम आर्टिकल 50 के तहत पढ़ेंगे, राज्य का कर्तव्य है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग रखे। इसके बाद 1785 ईस्वी में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के कुशासन के आरोप लगाने पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में से वापस बुला लिया गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक सदस्य हुआ करता था जिसका नाम था एडमंड बर्ग। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था एडमंड बर्ग। इसी एडमंड बर्ग ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर इम्पीचमेंट लगवाया। इम्पीचमेंट या महाभियोग लगवाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इम्पीचमेंट या महाभियोग क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के तहत आर्टिकल 61 या अनुच्छेद 66 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करना ही क्या कहलाता है? महाभियोग।
ये आज के समय में राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत किया गया था। इसी के बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1785 में गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया, तो इसी के अगले साल ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह समस्या आई कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक शर्त रख दी और कहा कि मुझे प्रशासन के साथ साथ सैन्य शक्तियाँ भी चाहिए। कहने का मतलब सारा का सारा शासन और प्रशासन तो मेरे अधीन ही चलेगा, लेकिन इसी के तहत मुझे अब सैन्य शक्तियाँ भी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक डिजर्विंग पर्सन था, इसीलिए उसकी शर्तों को मानते हुए बंगाल का अगला गवर्नर जनरल किसे बना दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसी के तहत अगला एक्ट आया द एक्ट ऑफ 1786 या 1786 का अधिनियम। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल become the head commander of British Army. The Governor General of Bengal become the head commander of British Army. बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेज सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। इसी के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू कैंसिल द डिसीजन by taken his counsel. Governor General got the power to cancel the decision taken by his council. गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। इसी के बाद 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग अधिनियम आया, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी के तहत मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे 20 वर्ष का व्यापारिक एक अधिकार दिया गया था। लेकिन 1793 ईस्वी में ही वे 20 वर्ष पूरे हो गए। 1793 ईस्वी में वे 20 वर्ष पूरे हो गए। इसी के तहत 1793 ईस्वी में आएगा एक चार्टर एक्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्ष के लिए व्यापार और बढ़ा दिया जाएगा। हेडिंग डालेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या 1793 का चार्टर अधिनियम। आज की कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।